Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए 78वां सेना दिवस, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैन्य कुशलता में भविष्य की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा के लिए सीमा के मोर्चे पर दुर्गम परिस्थितियों में हमेशा तैनात रहने वाली हमारी सेना के गौरव को सेलिब्रेट करने का आज दिन है। आज हम मना रहे हैं 78वां भारतीय सेना दिवस। इससे पहले कि आज इस विशेष चर्चा को शुरू करें, हम बताना चाहेंगे कि आज जयपुर के जगतपुरा में एक भव्य समारोह भी आयोजित हुआ। इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम देश के गणमान्य व्यक्तित्वों ने आज सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों को, उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं अपने संदेशों में। तो आज हम भारतीय सेना के पराक्रम और भारतीय सेना के बदलते स्वरूप, इतिहास और गौरव पर इस विशेष चर्चा को आयोजित कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है विशेष अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुत धन्यवाद कमल जी कि आपने आमंत्रित किया मेरे को। आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने के महत्व से ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी आजादी के बाद, सेना के पराक्रम को हमने देखा और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में सेना की शूरवीरता और पराक्रम को हमने देखा। कैसे हमें आज के इस दिन को मनाना चाहिए, कैसे हम अपनी सेना के प्रति आज के इस दिन अपनी शुभकामनाओं और अपने गौरव को व्यक्त करें? तो मेरा मानना कमल जी ये है कि ये जो थल सेना दिवस है, इसके दो पहलू हैं। एक तो उत्सव है, सेलिब्रेशन, और दूसरा जिसकी बात की, ये एक क्षण है चिंतन मंथन का, आकलन का मौका है जी। जैसे आपने जिक्र किया युद्ध के बदलते स्वरूप के संदर्भ में, युद्ध के बदलते स्वरूप के संदर्भ में जो हमारे समक्ष चुनौतियां हैं, उसके संदर्भ में हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है, जिसे कहते हैं संक्रियात्मक तैयारी, और जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनसे सेना किस तरह से जूझ रही है, क्या उसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो जहां तक पहला प्रश्न है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है थल सेना दिवस। ये क्षण है हमारे वीर सैनिक हैं उनको नमन करने का, और जो एक इतिहास है हमारा, अद्भुत इतिहास, वीरता का, शौर्य का, बलिदान का, प्रतिबद्धता का, उसको स्मरण करने का, जो देश की सेवा में वीरगत हुए हैं उनका सम्मान करने का। तो एक ये पहलू है इसका। जैसे आपने बताया, इस बार परेड जो है जयपुर में हो रही है। 6-7 साल पहले आर्मी डे परेड दिल्ली में होती थी। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर या उनके सोच के अनुसार कि उन्होंने कहा भाई सेना को देश के विभिन्न जो राज्य हैं, जो आम नागरिक हैं, उनसे जुड़ना चाहिए। ये जो संयोजन है, जुड़ाव है, मेल है, इसको नजर में रखते हुए जो ये भव्य परेड आज हुई है थल सेना दिवस के अवसर पर, वो जयपुर में हुई। इससे पहले लखनऊ में हो चुकी है, बेंगलुरु में हो चुकी है, पुणे में हो चुकी है, दिल्ली से बाहर नहीं। दूसरा जो पहलू है वो मेरे समझ में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने कहा ऑपरेशनल रेडीनेस, संक्रियात्मक जो तैयारी है। देखिए, उसके लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं पिछले 2-3-4 साल में। जिस तरह से हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं और मेहनत की जरूरत है, जो कार्यशैली है उसमें शीघ्रता या तीव्रता लाने की और जरूरत है। तो क्या करना चाहिए? इस साल प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन के तौर पर एक सुंदर रूपक हमें दिया है, जय से विजय। तो जय से विजय क्या है? जॉइंटमैनशिप, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन, जय। और अगर हमने जय को अपनाया तो हमें विजय मिलेगी। ये जो हैं चुनौतियां हैं, जॉइंटमैनशिप आप देख लें, थिएटर कमांड्स बनाना जरूरी है। थिएटर कमांड्स का प्रण लिया था जनरल बिपिन रावत ने, अभी 6-7 साल हो गए और हम उनको बना नहीं पाए। थिएटर कमांड्स को बनाना जरूरी है। डिजिटल थिएटर्स, क्रॉस पॉलिनेशन, ये एक चुनौती है। आत्मनिर्भरता और जहां तक इनोवेशन है, उसमें काफी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया है, प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश हुआ है रक्षा क्षेत्र में। पर अभी जो आगे की कार्रवाई है उसमें आपने देखा होगा यूक्रेन में किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो एलसी और एलएसी के साथ साथ ये जो ड्रोन्स हैं, इनका एक लीथल फ्रंटियर बनाना है। लीथल फ्रंटियर किस प्रकार का? कि जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, एआई इनेबल्ड हो, ताकि कोई भी हरकत हो एलसी और एलएसी के उस तरफ दुश्मन की,
तो उसको हम 6 से 7 मिनट में किलिंग चेन को क्लोज करके इन्फेंट्री हो या टैंक्स हो या आर्टिलरी हो उसको बर्बाद कर सके। ये संभव है, ये हो रहा है यूक्रेन वगैरह में। भारतीय सेना ने बड़े कदम उठाए। एक शानदार कदम है 2000 करोड़ का निवेश, जो थल सेना अध्यक्ष है मौजूदा जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने इसकी घोषणा की, ड्रोन मिसाइल फोर्स को खड़ी करने की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपने सुना होगा भैरव बटालियंस, सेना ने भैरव बटालियंस रेज किए हैं। भैरव बटालियंस होंगे हाइब्रिड वॉरफेयर में निपुण, यानी ड्रोन, स्पेशल मिशंस, कमांडो रेड्स। अभी आपने देखा वेनेजुएला में वो 160 एविएशन ग्रुप के साथ हेलीबोर्न असॉल्ट हुआ। तो ये जो क्षमता निर्माण की जो कार्यशैली है, कैपेसिटी बिल्डिंग, रैप अराउंड टेक्नोलॉजीज, ड्रोन मिसाइल फोर्स, हेलीबोर्न असॉल्ट, इसमें कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बदलते युद्ध कौशल के स्वरूप के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया और इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा भारतीय थल सेना के ही शौर्य को। अब युद्ध सीमाओं से परे हाइब्रिड मोड पर ड्रोन से लड़े जा रहे हैं, पूरा एक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। ऐसे में भारतीय सेना अपनी जो प्रोएक्टिव डिफेंस है उसको कैसे मजबूत कर रही है और कैसे हमने अपने शौर्य से ये दिखाया भी है कि हम विश्व के उन चुनिंदा देशों में हैं जो अपनी युद्ध कौशल की उस तकनीक को रखते हैं, अगर कोई भी शत्रु हमारे सामने हो तो हम उसे जवाब दे सकते हैं। तो युद्ध कौशल की एक शानदार मिसाल देखने को मिली सिंदूर के दौरान। लेकिन भारतीय सेना एक विवेकपूर्ण संस्थान है। भारतीय सेना का ये मानना है कि भाई सिंदूर में काफी अच्छा काम हुआ, वी हैव टू लुक अहेड। तो जो भविष्य की चुनौती है उस पर एक पैनी नजर रखी हुई है भारतीय स्थल सेना, और उसके अंतर्गत जो चर्चाएं हैं वो इस प्रकार से, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एआई, कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इस पे गहरा अध्ययन हो रहा है और इनके बुनियाद पर नई क्षमताओं का निर्माण हो रहा है। तो अगले 2-3 साल में भारतीय सेना का जो रूप और स्वरूप है उसमें संपूर्ण बदलाव आएगा। तकनीकीकरण से लैस होगी, उसमें लिथैलिटी होगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉर विनिंग लिथैलिटी। और ये जो वॉर विनिंग लिथैलिटी है इसका बुनियाद होगा ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं। एआई, वेनेजुएला में क्या हुआ, कैराकास में साइबर के द्वारा बत्ती बंद कर दी गई और वो जो 2-3 मिनट का क्षण मिला अंधेरे का, उसमें हेलीबोर्न असॉल्ट हुआ। तो हमको भी इस तरह की क्षमताएं जो हैं उस पर काफी कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है। स्पेस, LEO जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, इनमें सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं स्टार्टअप्स के जरिए। इसमें भारतीय थल सेना और जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, CDS के मार्गदर्शन से माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं टू मेक द इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना जो है, टू मेक इट अ वॉर विनिंग इंस्ट्रूमेंट। एक सवाल मैं यहाँ पर महिलाओं के सेना में हिस्सेदारी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। महिलाओं का कॉम्बैट रोल यानी जो सक्रियता है सेना में उसको भी बढ़ाने पर जोर है, वो कितना महत्वपूर्ण है और हमारी जो भारत की सेना है उसको किस तरह से और ये सशक्त करेगा जब सभी नागरिकों की हम हिस्सेदारी को सेना में देख पाएंगे। भारतीय थल सेना जो है वो जो महिलाओं का समूह है एक प्रतिभा के दृष्टिकोण से देखते, वी लुक एट देम एज अ टैलेंट पूल। मेरा ये अनुभव रहा है कि महिलाओं में बहुत प्रतिभा है, सैन्य जो कलाएं हैं उनको भी लेकर। तो मिसाल के तौर पर इस साल आर्टिलरी में महिलाओं को शामिल किया गया है, उनका प्रवेश हुआ है। इससे पहले आपको पता होगा कि वो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था उनको परमानेंट कमीशन मिला है। तो अब जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश हो रहा है थल सेना में। नेशनल डिफेंस एकेडमी में हर साल 20 महिलाओं को लिया जा रहा है, बट महिलाओं को हम उनके प्रतिभा के तौर पर उनका हम प्रवेश कर रहे हैं। तो वी आर गेटिंग talented women who can upgrade our military capacity। महिलाएं जो हैं उनका प्रवेश हो चुका है और उनकी जो संख्या है आने वाले सालों में उसमें वृद्धि होगी। आपने आत्मनिर्भरता की बात की, तो हम अपनी सैन्य क्षमता में तकनीक के जरिए स्वदेशी आत्मनिर्भरता को हासिल कर रहे हैं। ये कितना जरूरी है हम उसमें और ज्यादा सक्षम हो, और हम जितना हुए हैं कितना वो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए उपलब्धि है, क्योंकि हमारे पास अब अपना डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, हमारे पास अपने स्वदेशी हथियार हैं और भी हम आत्मनिर्भरता की ओर तकनीकी मामलों में सेना में बढ़ रहे हैं। ये कितना जरूरी है? आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम कुछ पिछड़ से गए थे, हमको ये विदेशी हथियार हैं उनसे मोह हो गया था। अब हमारी पूरी कोशिश है कि जो आने वाले सालों में जो हथियार जिनका प्रवेश किया जाएगा भारतीय सेना की इन्वेंट्री में वो आत्मनिर्भर होंगे, मतलब देश में ही बने होंगे। अभी इतना विशाल चुनौती है, इतनी जल्दी नहीं होगी।
बट मैं आपको इतना बता दूं कि बड़े स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स जिनको की ऑर्डर्स मिले हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, भारतीय स्टार्टअप्स जैसे सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। तो भारत में बहुत प्रतिभा है स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में, और उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। R&D में काफी निवेश हो रहा है। आर्मी की एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड है जिसका मुख्य उद्देश्य R&D है, अनुसंधान, उसमें काफी निवेश हो रहा है। और उसमें जैसे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के, एम्युनिशन के, रोबोटिक्स के, इन माध्यमों के जरिए जो आत्मनिर्भरता है उसको तेजी प्रदान की जा रही है। बट सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि ये इनोवेशन तब संभव होगा जब हम जो ये नियमों का जाल है, रेगुलेशन, उसमें हम कमी ला पाएंगे। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि रेगुलेशन कम हो और इनोवेशन को गति मिले। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का से ज्यादा विकास कितना जरूरी है, और हमने देखा भी है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो सेना के रैपिड मोबिलाइजेशन के लिए, तेज गति से आवाजाही के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, वो कितने महत्व रखते हैं सेना को और ज्यादा एक तरह से हम कहें सक्षम बनाने में, कि अपनी जो सैन्य कुशलता है उसको और ज्यादा सही तरह से निभा पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी चुनौती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो चीन के साथ हमारा बॉर्डर एरिया है उसके इर्द गिर्द। तो उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से 1600 करोड़ का BRO का एक निवेश प्लान है, जिसके तहत रोड्स, टनल्स, हेलीपैड्स, एम्युनिशन डंप्स, एयरफील्ड्स, ब्रिजेस, पिछले 2-3 साल में जो BRO की गतिविधियां हैं उसको इतनी तेजी मिली है जो हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप है, खासकर गलवान और डोकलम के बाद, मेरे ख्याल से 10-15 गुना तेजी आई है। BRO ने इस संदर्भ में सराहनीय काम किया है। हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में विकास तभी संभव है जब देश सुरक्षित हो। भारत की जो सेना है वो आधुनिक और अजेय सेना विकसित भारत तक और उसके बाद भी हमेशा रहे, इसके लिए क्या और हमें आगे आने वाले वर्षों में जरूरत है सेना को और कुशल बनाने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? देखिए, विकसित भारत का जो रूप है वो निर्भर है सुदृढ़ भारत पे और सुरक्षित भारत। तो अनलेस यू आर सिक्योर एंड प्रॉस्परस यू विल नॉट बी डेवलप। तो ये जो सुरक्षित भारत का जो अंग है, इस पर काफी सोच विचार हो रहा है और कार्यशैली है इस तरफ। उस दिशा में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं और मुख्य लक्ष्य है तकनीकीकरण, बिकॉज द आर्मीज ऑफ द फ्यूचर हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड। तो अब जो है, आप देखिए जो बजट्स है, हमारे बजट्स का जो एनालिसिस है, पहले हम करते थे रेवेन्यू और कैपिटल के नजरिए से, अब जब उसका आकलन करते हैं तो हम ये देख रहे हैं AI में कितना निवेश हुआ, सॉफ्टवेयर में कितना निवेश हुआ। वी हैव arrived in an era of software defined warfare। जितने आपके हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं उसको सॉफ्टवेयर से हम उसमें और तेजी ला सकते हैं, किलिंग चेन्स को क्लोज करके, फायर मैन्यूवर को और बेहतर बना के। तो मुख्य तौर पर जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो टेक्नोलॉजी से लैस हैं, AI, रोबोटिक्स, क्वांटम। एक स्टार्टअप है जिसको आईडेक्स के अधीन क्वांटम में एक 20 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। तकनीकीकरण की दिशा में बहुत बहुमूल्य और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, और ये जो है तकनीकीकरण द्वारा जो भारतीय सेना है वो देश को सुरक्षित कर पाएगी आत्मनिर्भरता के सफर में, जी, अमृतकाल के सफर में। बिल्कुल। तो देशवासियों को, श्रोताओं को 78वें थल सेना दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके महत्वपूर्ण वक्तव्यों के लिए और इस कार्यक्रम में जो आपने हमारे श्रोताओं के समक्ष अपना विश्लेषण रखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कमल जी, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे 78वां सेना दिवस, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैन्य कुशलता में भविष्य की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide.